जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का मुनफरिद दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑनलाइन जलसा करने जा रही है और फिर हमने देखा कि वो वर्चुअल जलसा हुआ, उसके नतीजे में क्या कुछ हुआ, इंटरनेट के साथ क्या हुआ, लोगों के क्या उसके ऊपर तासुरात थे या रद्द अमल क्या था, सहाफ़ी क्या कुछ कहते रहे, वो सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन कुछ मज़ीद खबरें कोशिश होगी कि ज़रा पहले वो आपसे शेयर की जाएँ, क्योंकि इंतखाबात आने वाले हैं और साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने हैं। डेमोक्रेसी में किसी किस्म का खलल नहीं पड़ना चाहिए। मोअज़्ज़िज़ अदालत से भी फैसला आ गया है। तो पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये सामने आप तस्वीर देखें, बल्कि ये एक ट्वीट है और ये ट्वीट शेयर की हुई है नवाबजादा जमाल खान रईसानी साहब ने। जी हाँ जी, रईसानी साहब ने ये ट्वीट शेयर की हुई है अपने ही ट्विटर अकाउंट के ऊपर। उन्होंने लिखा है कि आज इस्लामाबाद में चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई। जरदारी साहब पाकिस्तान की सियासत को बेहतर तरीके से समझते हैं और मुदब्बराना फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। बलूचिस्तान से उनका प्यार नाकाबिले बयान है। दीगर चीज़ों का भी उन्होंने जिक्र किया इसमें। आइंदा आने वाले दिनों में बलूचिस्तान से बहुत बड़े नाम पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। अब बड़े नामों से मुराद क्या, उनका अपना नाम था, पर ये जो नवाबजादा जमाल रईसानी साहब हैं, तो जब ये मैंने ट्वीट देखी तो मैंने कहा ये तो रईसानी साहब तो जनाब बलूचिस्तान की केयर टेकर, जी हाँ जी, निगरान हुकूमत में वजीर हैं, गालिबन वजीर खेल हैं। तो मैंने कहा ये जनाब जरदारी साहब से किधर मिल रहे हैं, और ये तो वजीर खेल हैं। लेकिन फिर थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि जनाब ये सामने खबर नजर आई, निगरान वजीर खेल बलूचिस्तान नवाबजादा जमाल रईसानी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। जी हाँ जी, ओहदे से वो मुस्ताफ़ी हो गए और ये खबर है 15 दिसंबर की। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, तारीख इस पे लिखी है 15 दिसंबर की ये खबर है। और इस खबर को अगर आप मजीद पढ़ें तो इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है कि नवाबजादा जमाल रईसानी ने 12 दिसंबर को इस्तीफा निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी साहब को भिजवा दिया था। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नवाबजादा जमाल रईसानी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। आपको याद आ गए होंगे सरफराज बुगटी साहब, जो ही इंतखाबात का शेड्यूल सामने आया तो पता चला कि जी सरफराज बुगटी साहब ने भी 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। और अब इनका भी ये पता चल रहा है कि इन्होंने 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने थे। ये निगरान इंतजामिया का हिस्सा थे, निगरान सेटअप का हिस्सा थे। लेकिन जो ही शेड्यूल सामने आया तो पता चला कि ये लोग तो 2-2, 3-3 दिन पहले मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इन्होंने तो इस्तीफे दे दिए हैं। ये तो अब आगे इन्होंने क्या करना है, ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े नाम शामिल होने जा रहे हैं। क्या ये खुद शामिल होने जा रहे हैं? क्या अब ये खुद इलेक्शन लड़ेंगे? कैसे निगरान सेटअप का एक वजीर खुद इलेक्शन लड़ सकता है? लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती। गुज़िश्ता रोज भी मैंने आपसे शेयर किया था कि सरफराज बुगटी साहब के हवाले से भी अब ये है कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी मुस्ताफी हो गए। क्या वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? पहले हमने देखा कि बाप वाले लोग जो हैं, साबका बाप पार्टी वाले, वो मियाँ साहब से मिले। अब कुछ दीगर लोग जो हैं वो जरदारी साहब से मिल रहे हैं। तो यह है कि क्या ये कोई बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर? पर एनीवे यहां पे जो बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये लोग, इन लोगों के हाथ में था कि इन्होंने साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं और ये यहां पे जरदारी साहब की तारीफें कर रहे हैं। और अब अगर ये खुद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो पूरे सियासी अमल के ऊपर और पूरा ये जो इलेक्शन का अमल है, इसकी शफाफियत पे उंगलियां नहीं उठेंगी? क्या इसकी शफाफियत पे लोग सवाल नहीं करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि जनाब वो बड़ा साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे, लोकल इंतजामिया करवाएगी। ये भी कहा गया कि जनाब अफसरान तब्दील कर दिए गए हैं। तो अगर आपको चंद मैं मिसालें दूं कि जो इस वक्त आईजी इस्लामाबाद हैं वो पीडीएम के दौरे हुकूमत में लगे, इस वक्त जो आईजी पंजाब हैं वो भी पीडीएम के दौरे हुकूमत में लगे, इस वक्त जो डीसी लाहौर हैं राफिया हैदर साहिबा वो भी तैनात हुई पीडीएम के दौरे हुकूमत में, अब वो रिटर्निंग अफसर भी बन गई हैं। इसी तरह जो इरफान नवाज मेमन साहब हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, वो भी पीडीएम के दौरे हुकूमत में आए, अभी भी वो बैठे हुए हैं और अब वो रिटर्निंग अफसर भी गालिबन बन गए हैं। तो क्या ये वो सारे अफसरान जो उस दौर में बने, जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है, क्या ये साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा सकेंगे? और दूसरा, इलेक्शन कमीशन तो आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद के हवाले से कह भी चुका है कि इनको तब्दील किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वो खत भी लिख चुके हैं गालिबन 2 दफा। तो इन अफसरान को क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन तब्दील करवा रहा? ये तो पिछले दौरे हुकूमत के हैं और इनके ऊपर जिस किस्म के इल्जामात हैं और जो एमपीओज का मामला है, ये सारा क्या ये मोअज़्ज़िज़ अदालत की
जिसे कहते हैं नॉलेज में लाना ज़रूरी नहीं था कि उस वक्त चीफ जस्टिस साहब को बताया जाता कि जनाब इन अफसरान के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं मुबैना तौर पे और इनके हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरी पार्टी को तो सुनने का मौका ही नहीं मिला। और एक अच्छी बात है कि इलेक्शन की तारीख आ गई, लेकिन ये वो अफसरान हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं जिनके ऊपर आप तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं। पशीन में हमने देखा, जोब में हमने देखा, लाहौर में अगेन रिसेंटली हमने देखा कि मरवत साहब की गिरफ्तारी हुई। तो इंतज़ामिया के ऊपर सवालात हैं और गुज़िश्ता 20 साल से पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आरओज़ जो है वो अदलिया से आते हैं। इवन के जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में भी जब इलेक्शन हुए थे तो आरओज़ अदलिया से आए थे। फिर मिक्सचर होता है, कभी कुछ अदलिया से आगे कुछ इधर से आगे, लेकिन इस दफ़ा जो है आरओज़ जो है वो सारे इंतज़ामिया, अब ये वो इंतज़ामिया, अब बलोचिस्तान की जो इंतज़ामिया है, अब मिसाल ले लें, बलोचिस्तान की जो इंतज़ामिया है, वहाँ के जो एसी हैं, डीसी हैं, क्या वो जमाल रईसानी साहब के साथ दूसरे शहरी की निस्बत कोई फेवरेबल सलूक करेंगे या नहीं करेंगे? कुछ दिन पहले तक ये उनके वजीर थे। इसी तरह जो हमारे वजीर दाखिला हैं, सारी इंतजामिया उनके अंडर है, क्या उनके साथ कोई उनको रियायत दी जाएगी या उनके साथ कोई फेवर किया जाएगा? क्या वो साफ और शफाफ इलेक्शंस में वो जा सकते हैं उस तरह के जब वो पहले वजीर दाखिला हों और अब वो एकदम से जनाब कैंडिडेट बन के सामने आ जाएं? तो ये वो सारी चीज़ें ना जिन पे क्वेश्चंस उठते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जनाब आरओज़ जो है वो अदलिया से आ जाएं, क्योंकि अदलिया जो है वो इंतज़ामिया के मातहत नहीं है। ऑल्दो के अदलिया के हवाले से भी बहुत सारे लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, बहुत सारे फैसले हालिया दिनों में आए, उसके बाद दोबारा इंतज़ामिया पकड़ लेती है, वो बहुत कुछ होता रहा। लेकिन एंड ऑफ द डे अदलिया जो है वो आइन के मुताबिक इंतज़ामिया से तो अलहदा है, इंतज़ामिया उसको उस तरह कंट्रोल नहीं करती। तो इस वजह से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि अदलिया से आरओज़ लिए जाएँ। लेकिन एनीवे, ये मैंने आपको जो मिसाल दी, ये जो 2 मिसालें दी हैं, अफसरान की तैनातियाँ, अफसरान का अपने ओहदों पे मौजूद होना, निगरान काबीना से लोग उठ के क्या अब इलेक्शन लड़ेंगे, तो इससे तो ये पूरा सियासी अमल, ये पूरा इंतखाबी अमल पहले ही पेचीदा हो गया और इसके ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ गए। अच्छा जी, पीटीआई के वर्चुअल जलसे पे भी मैं आता हूं और इमरान खान साहब ने जो नए चेयरमैन तहरीके इंसाफ हैं उनको कुछ कहा है, उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक और खबर है और ये बड़ी खबर है कि इस वक्त जनाब 14,000 पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जेलों में कैद हैं। जी हाँ जी, 14,000 पाकिस्तानी। अब ये मैं नहीं कह रहा कि ये सारे मासूम हैं, लेकिन इन लोगों को भी लुक आफ्टर करना रियासत का ही काम है। रियासत ने ही इनको फैसिलिटेट करना है, इनको वापस लेके आना है। जिन्होंने कोई जराइम किए हैं, अगर कैदियों के तबादले का उनके साथ कोई मुआहदा है उन ममालिक के साथ, तो उनको वापस लेके आना है। ये सारा सिलसिला हम देख रहे हैं। डॉक्टर आफिया सदीकी का मसला भी आजकल चल रहा है, वो भी अमरीका की एक जेल में। अगर यहाँ पे अदादो शुमार लिए जाए तो तकरीबन 5,000 से थोड़े से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं वो यूएई के जेलों में हैं। 3,000 से ज़्यादा तकरीबन जो है वो सऊदी अरब की जेलों में है। और गुज़िश्ता बरस से अब तक 7 पाकिस्तानी शहरियों को वहाँ पे सजाए मौत सुनाई जा चुकी है, बल्कि उनकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है। उनको सजाए मौत के ऊपर अमल दरामद हो गया है। 7 कैदियों के ऊपर, 7 पाकिस्तानियों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। उनको जो सजाए मौत हुई थी उसके ऊपर अमल दरामद हो गया। और इस बरस जो है ये 4 ऐसे पाकिस्तानियों को सजाए मौत जिनको सुनाई गई थी, उनको उनकी सजा के ऊपर अमल दरामद हो गया है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। यूनान के अंदर इस वक्त 811 पाकिस्तानी हैं। भारत में इस वक्त 683 एक पाकिस्तानी कैदी हैं। इराक में के अंदर 672 पाकिस्तानी हैं जो कैद हैं। इटली में जो है ये 586 हैं। इसमें बहुत सारे केसेस में लोग मर्डर में भी हैं, कत्ल के में भी हैं, डिफरेंट उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, रॉबरी का इल्ज़ाम है, डिफरेंट इल्ज़ामात हैं, और जिसके तहत ये मुख्तलिफ जेलों के अंदर पाकिस्तानी कैद हैं। और बहुत सारे बेगुनाह भी कैद हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके माइनर मसाइल हैं पर वो लीगल सिस्टम को समझते नहीं है, वहाँ पे उनको लीगल एड नहीं मिल रही, किसी किस्म का कोई ताउन नहीं मिल रहा, एम्बेसी की जानिब से कोई ताउन नहीं मिल रहा। जिस तरीके से आपने देखा था कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं डॉक्टर फैसल इंग्लैंड के अंदर, उन्होंने एक पाकिस्तान के सजा याफ्ता मुजरिम, पाकिस्तान के एक मफरूर मुजरिम, उस वक्त तक वो सजा याफ्ता थे, मफरूर थे, अब तो अदालतों से उनको आपको पता है इंसाफ मिल रहा है, लेकिन उस वक्त तक उनका लीगल स्टेटस ये था। उनको मियां साहब को लंदन के एयरपोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल दिया, बल्कि प्रोटोकॉल देने से पहले एक दफ़ा जाकर उनके ऑफिस में मुलाकात भी की और साथ साथ उनको सियासी मशवरे भी दिए और कहा कि कोई चंगा जा बयानियाँ बनाए। आप फॉरेन ऑफिस के पास इतने काबिल अफसरान हैं
डॉक्टर फैसल जैसे जो सियासतदानों को एक अच्छा सा सियासी बयानिया बनाने का भी मशवरा देते हैं और वो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब मुजरिम को जाके प्रोटोकॉल देते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो इतने काबिल अफसरान हैं पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस के, ये कुछ इन पाकिस्तानियों के हवाले से भी सोचेंगे, इनकी भी कोई मदद करेंगे, कोई किसी गरीब को भी जाके मिल लेंगे, देखेंगे कि वो क्यों उधर जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी वापसी का कोई इंतजाम किया जाए। अच्छा जी, ये जो अगली खबर है आप देख सकते हैं कि लतीफ़ खोसा साहब ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये आप सामने वीडियो भी देख सकते हैं, ये जो इसका स्क्रीनशॉट है कि आज मैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करता हूं। ये तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट की गई है। लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा है। उसके अलावा BBC उर्दू भी इसको कवर कर रहा है। लतीफ़ खोसा का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खान खोसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल लतीफ़ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के साबिक रुकन रहे हैं, बड़े करीबी थे वो जरदारी साहब के, पंजाब के गवर्नर भी रहे पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन आजकल जो मुल्क में इस वक्त हालात है, जो सबके सामने हालात हैं आइन और कानून के हवाले से, उनका जो मौक़िफ़ है वो भी बिल्कुल सामने है। और काफ़ी दिनों से मैं भी आपके साथ ये शेयर कर रहा था कि लतीफ़ खोसा साहब को लगता यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। अब वो सामने आ गए हैं, बड़ा नाम है, बड़े कानूनदान हैं। इससे पहले हम सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इवन जो कोर कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह होती रही हैं उसमें भी सलमान अकरम राजा साहब बैठे रहे। ये मैंने खबर आपके साथ शेयर की थी और मुझे इसमें कोई वो जो हैरत नहीं होगी अगर सलमान अकरम राजा साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ें। इमरान खान साहब उनको पसंद करते हैं, उनके हवाले से अच्छी राय रखते हैं, इसलिए कि वो बहुत सारे केसेस में खान साहब के ऊपर माजी में तनकीद भी करते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी तनकीद करते रहे, लेकिन असूल की बुनियाद पर तनकीद होनी चाहिए जिसके ऊपर भी तनकीद की जाए। तो सलमान अकरम राजा साहब का भी हम देखेंगे कि हो सकता है कि बाकायदा फिर ऐलान हो जाए कि इस हल्के से वो इलेक्शन लड़ेंगे। एक दो जगहों पर वो खुद भी कह चुके हैं कि मौजूदा हालात के अंदर जहां पे आइन कानून जमहूरियत जो है उनकी नजर में खतरे में है, वहां पे हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो ये एक और बड़ा नाम जो लीगल फर्टर्निटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ है वो है लतीफ़ खोसा साहब। एतजाज़ एहसन साहब का भी नाम सामने आता रहा, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। फरतुल्लाह बाबर साहब हो जाएं, एतजाज़ एहसन साहब हो जाएं, ये नहीं शामिल होंगे तहरीक इंसाफ में, ऐसा फिलहाल कोई चांस नहीं है। इनके हवाले से भी खबरें आती रहीं लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं है, ना ही उनको फिलहाल कोई ऐसी ऑफर की गई है और ना ही वो शख्सियत अपनी जमात से निकल के किसी और जमात में जाना चाहते हैं। तो वो उस हवाले से जो भी खबरें आ रही हैं उनमें सदाकत नहीं है। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपसे शेयर किया था कि आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक मुनफरिद दिन है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऑनलाइन जलसा करने जा रही है, एक वर्चुअल जलसा करने जा रही है। अच्छा, जब ये वर्चुअल जलसे का ऐलान हुआ तो बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त भी इस पे वो ठट्ठे भी कसते रहे, मजाक करते रहे कि जनाब ये देखें, ठट्ठे लेते रहे कि जी ये क्या है, वो है, ये है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप ऑनलाइन आप इंतखाब भी करवा लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो पर मैंने आपको कहा था कि ये गेम चेंजर होगा और ये पाकिस्तान की सियासी जो इस वक्त मैदान है या सियासी फील्ड है उसमें हलचल मचा देगा। कल जब ये जलसा शुरू होने वाला था, अब बहुत सारे लोगों को पता था कि ये जलसा हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता था, लेकिन जो इसका टाइम था, जो ही वो टाइम आया तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जो है वो स्लो होना शुरू हो गया। अब मुझे भी याद नहीं था कि ये जलसा किस वक्त होना है, अपने कामों में लगा हुआ था। वो वैसे ही मैंने अपना ट्विटर खोला तो ट्विटर ना चले, यूट्यूब खोला तो यूट्यूब बड़ा स्लो हुआ वो भी ना चले, फेसबुक की भी यही हालत। तो पूरे मुल्क में जो है वो इंटरनेट जो है एक तरह से डाउन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो PTI का जलसा था। अब हो सकता है कि क्या पता कोई वाकई कोई मसला हो गया हो, कोई वाकई ऐसा इशू हो जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो गया, लेकिन बज़ाहिर तो यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था और पूरे मुल्क में हर जगह पे जिससे भी बात हुई उन्होंने यही कहा कि जनाब यहाँ पे इंटरनेट सही नहीं आ रहा। अच्छा, इसको वो भी कवर किया, मीडिया ने भी कवर किया। अगर आप देख लें ये सामने एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है, PTI होल्ड्स वर्चुअल रैली अमिड इंटरनेट ब्लॉकेड। जी हाँ जी, वो भी ये कह रहे हैं कि इंटरनेट जो है उसको रोकने की कोशिश की गई। BBC उर्दू ने भी इसे कहा, तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन जलसा, इंटरनेट सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल, लेकिन शुरका की तादाद फिर भी हज़ारों में। उस वक्त वो हज़ारों लोग लाइव देख रहे थे, बाद में लाखों लोग लाइव देख रहे थे, फिर उसके
कई मिलियन व्यूज हो चुके हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। इतने लोगों ने देखा, जिसने नहीं भी देखना था उसने भी देखा जाके, क्योंकि वो इंटरनेट बंद हो गया था। मैं भी ढूंढता रहा जनाब कि किधर ये जलसा आ रहा है, कौन सा लीडर क्या तकरीर कर रहा है, इसमें कौन कौन सा लीडर शरीक है, इसलिए कि बहुत सारे लीडर तो रूपोश हैं। अच्छा, अब आपके साथ मैं खबर शेयर करता रहा और बार बार मैंने आपसे शेयर की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑनलाइन कोर कमेटी की मीटिंग होती है उसमें बहुत सारे लीडर जो इस वक्त रूपोश हैं वो शरीक होते हैं, उसमें वो शिरकत करते हैं। फिर आपने देख लिया कि कल जलसे में बहुत सारे उन लीडरान जिनको आपने बड़े अरसे से नहीं देखा था वो सामने आए और उन्होंने तकारीर वगैरह भी की। पर एनीवे ये जो इंटरनेट सर्विस है उसके हवाले से मुख्तलिफ, जिस तरह मैंने पहले कहा, मुकामी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, और वो खबर और वो जलसा जो सिर्फ एक तहरीक इंसाफ के कारकुनों या उनके वोटर्स तक के लिए खबर थी, वो अचानक एक आलमी खबर बन गई। फिर दुनिया भर से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। लंदन से एक बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे से वाबस्ता मेरे सहाफ़ी दोस्त ने मुझे कॉल की, मुझसे पूछा, मुझे मैसेज किए कि यार ये क्या हो रहा है, इंटरनेट सर्विस बंद हो गई है। मैंने कहा जी हाँ जी बंद हो गई है। दीगर लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। अब जिधर जिधर जिसका जो भी ताल्लुक था ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछते रहे कि जी पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। तो वो चीज़ जिसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट होना था, हो सकता है, उसको इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह से वो एक आलमी खबर भी बनी, एक आलमी रिस्पांस भी आया, और जिसने कुछ और करना था वो भी इसकी तरफ जो है उसकी तवज्जो हो गई। अगर कोई इंटरनेट के ऊपर गया कि जनाब चलो मैं इंटरनेट पे जाऊं कोई खबर पढ़ लूं, या इंटरनेट पे जाऊं कोई और चीज़ देख लूं, यूट्यूब के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री देख लूं, कोई जनाब कुकिंग चैनल देख लूं, उसका भी आगे से यूट्यूब बंद था। उसने पूछा यूट्यूब के बाद, फिर पता चला जी जलसा है। वो भी ढूंढना शुरू हो गया कि ये जलसा क्यों था, इसमें क्या था। तो वो जितनी ऑडियंस उनको मिलनी थी इन सारी हरकतों की वजह से वो ऑडियंस डबल ट्रिपल हो गई, और जिसका ध्यान नहीं भी था उसने भी जाके कोशिश की कि फिर वो जलसा सुने। अच्छा, जिस तरह मैंने अर्ज की कि मुख्तलिफ रहनुमाओं ने उसमें शिरकत की, उसमें मुख्तलिफ तकारीर वगैरह की गई, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की। मोनी सलाई साहब को भी हमने देखा, वो भी उन्होंने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया हुआ था, दीगर रहनुमाओं ने भी शेयर किया हुआ था। कासिम सूरी साहब को पहले लोगों ने पहचाना ही नहीं, दीगर जो लोग उनके लीडरान वगैरह थे उनके हवाले से भी काफ़ी कमेंट हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जी कोई कमज़ोर लग रहा है, किसी की शक्ल बदली हुई है। तो वो सारा जो हालात, जिन हालात से वो गुजरे हैं, वो हालात उनके चेहरों पे बिल्कुल आयां थे, और वो जो उनकी पार्टी के साथ हो रहा है वो भी सामने नज़र आ रहा था कि जनाब किन किन उनको मुश्किलात का सामना रहा है। अच्छा जी, सियासी जलसा करना आपको पता है किसी भी सियासी जमात का हक है, और वो उधर आते हैं, उसमें रहनुमा शिरकत करते हैं, अपनी अपनी तकारीर करते हैं। इस तरह इस जलसे में भी बहुत सारे लोगों ने तकारीर की, और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सियासत को इस जलसे ने हमेशा के लिए बदल के रख दिया है तो ये गलत ना होगा। और मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी कि जो लोग इस पर मजाक उड़ा रहे होते हैं, इसमें बहुत सारे सहाफ़ी, मैं भी देख रहा था, सीनियर सहाफ़ी जो है वो कह रहे थे जी जलसे में ये हो गया, वोटिंग वहां पे करा दें, जलसे में ये हो गया। मतलब उनको इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि क्या एक जमहूरियत के अंदर इंटरनेट को ऐसे बंद कर देना चाहिए। इंटरनेट तो अब बुनियादी इंसानी हक है, और हम अक्सर शिकायत करते हैं कि जी फलानी जगह पे फलाने मुल्क ने इंटरनेट बंद कर दिया, वहाँ पे इंटरनेट की बंदिश है। तो ये कल जिस तरीके से पाकिस्तान में इंटरनेट के साथ हुआ, क्या ये आईनी जमहूरी कानूनी असूलों के मुताबिक है? इसके ऊपर हमें ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए, या फिर हमें ये होना चाहिए कि जनाब वो उसके ऊपर हमें ठट्ठे लेने चाहिए? लेकिन किसी भी सियासी जमात का ये हक है ना, उसको ये हक मिलना चाहिए। और ये दूसरी बात ये है कि सियासी जमातों को छोड़ दें, अलहदा कर दें, ये तो आवाम का हक है, ये आवाम का बुनियादी हक है जनाब। कम्युनिकेशंस, उनकी इंटरनेट सर्विस पूरे मुल्क के अंदर एक तरह से मुअत्तल होगी। अगर ये इस वजह से मुअत्तल की गई है जिस हवाले से मीडिया, बैनुल अक़वामी मीडिया, मुकामी मीडिया हर कोई रिपोर्ट कर रहा है, फिर तो ये इंतहाई परेशान कुन है। तो वो जो जमहूरियत पसंद हैं, वो जो आइन पसंद हैं, वो जो 3.5 साल सहाफ़ी हमें बड़े बड़े किस्से सुनाते रहे, उनको इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई, उनको इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं हुआ कि जनाब ये कैसे हो सकता है आपके एक सियासी जमात की एक्टिविटी और आप पूरे मुल्क को मफलूज कर दें। तो या तो होना कि आइन और कानून के वो मुनाफी हो। पर एनीवे उसमें जो उनका रद्द-ए-अमल था वो हमारे सामने है, और वो कौम ने भी देखा। अभी भी आप ट्विटर पे जाएं तो आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब सियासी जमातें जो होती हैं, जलसों के अंदर तकारीर होती हैं। कुछ तकारीर होती हैं कि जो उस जमात से स्पेसिफिक होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उस लम्हे से स्पेसिफिक होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कल की उसमें भी बहुत सारी तकारीर होंगी, मैं जलसा नहीं देख सका। जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि हमारी कोशिश होती है नून लीग का जलसा हो, पीपल्स पार्टी का जलसा हो, इस्तेकाम पाकिस्तान का जलसा हो, हम वो सुनते हैं, बैठ के देखते हैं, उसमें से पॉइंट्स नोट करते हैं, फिर प्रोग्रामों में उस पर बात भी होती है, खुद भी उस पर प्रोग्राम करते हैं, कोई खबर होती है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
कोशिश करता रहा पर मैं तो नहीं सुन सका, मुख्तलिफ बाद में क्लिप्स वगैरह देखे। एक क्लिप मोनिस अलाई साहब का इंटरनेट के ऊपर देखा जिसमें मोनिस अलाई साहब ने जो बात की ना वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं है, वो ओवरऑल जो इलेक्शंस हैं उनके हवाले से और बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि आज मैं वोट की अहमियत की बात करना चाहता हूं। यहां लोगों को डर है कि शायद इस दिन हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें। उस दिन आपको वोट डालने से कोई रोक नहीं सकता, आपका वोट ही तब्दीली ला सकता है। खान साहब को ये मौका दे सकता है कि वो इस मुल्क को बेहतर सिमत की तरफ लेकर जा सकें। मोनिस अलाई साहब का जो है ये वलसे से खिताब था और अवाम को पैगाम था। फिर उनके मुख्तलिफ लीडरान तस्वीरें वगैरह भी शेयर करते रहे। मोनिस अलाई ने उससे पहले भी एक तस्वीर शेयर की थी मोनिस अलाई साहब ने कि जी वर्चुअल जलसे में खिताब का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसमें शमूलियत का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसमें शिरकत का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब ये जो मोनिस अलाई साहब ने बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ये तासुर दे रहा है कि आपके वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो सरासर गलत तासुर है। अगर आपके वोट से कोई फर्क ना पड़ता होता तो इंटरनेट ऐसे बंद ना होता। अगर आपके वोट से कोई फर्क ना पड़ता होता तो 2 सूबों में कब के इंतखाबात हो चुके होते। अगर आपके वोट से कोई फर्क ना पड़ता होता तो आज इलेक्शन कमीशन के अंदर वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से बातें चल रही हैं वो ना हो रही होती, ये सब कुछ ना होता अगर आपके वोट से फर्क ना पड़ता। अब आगे समझने की चीज है, समझने की चीज ये है कि आपका वोट जरूरी नहीं है कि तहरीक इंसाफ का हो। आपका वोट जो आप सुन रहे हैं हो सकता है नून लीग के लिए हो सकता है पीपल्स पार्टी के लिए हो सकता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए हो सकता है किसी और जमात के लिए हो। आपका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं आप सब ने अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करना और ये तासुर बिल्कुल गलत है। अगर आपको ये कोई कह रहा है, तासुर दे रहा है कि जी मियाँ साहब बिल्कुल जीत गए हैं और आप नून लीग के सपोर्टर हैं और आप बाहर जाके वोट ही ना डालें, नहीं ऐसी बात नहीं है। आपका फर्ज है जमहूरी कि आप जाएं और जाके मियाँ साहब को वोट डालें। अगर आप समझते हैं कि वो इस मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं, अगर आप समझते हैं बिलावल साहब बेहतरी ला सकते हैं तो आप बाहर निकलें। जो ये कहा जा रहा है कि जी सिंध में उनका मैंडेट सिक्योर है, किसी का भी सिक्योर नहीं, मैंडेट अवाम सिक्योर करती है। आप जाके दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट अगर आप समझते हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर है, अगर उसको कोई ये कह रहा है कि जो खान को फारिग कर दिया गया कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं जी नहीं, वोट से ही फर्क पड़ेगा और आप जाके अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको इस्तेमाल करें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है जो मोनिस अलाई साहब ने दिया और मैं इसको अक्रॉस द बोर्ड लेता हूँ। मैं इस पैगाम को लेता हूं कि ये तमाम सियासी जमातों के जो वोटर सपोर्टर हैं, तमाम जो पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर उनकी किसी भी हवाले से कोई सोच है, कोई नजरिया है, जिसको भी वो वोट देना चाहते हैं, बाहर निकलें और अपने वोट का डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करें। इसलिए कि जमहूरियत में पुरअमन तरीके से ही आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और इलेक्शन डे वाले दिन वोट से बेहतर और कोई तरीका नहीं है अपनी ख्वाहिशात का, अपने नजरिए का, अपने गुस्से का, अपने इंतकाम का, अपने किसी भी जो है आपकी जो भी रिजर्वेशंस हैं उसके हवाले से अगर आप कोई भी जवाब देना चाहते हैं तो बेहतरीन जमहूरी तरीका जमहूरियत के अंदर वोट ही होता है। जिस तरह वो कहते होते थे, नारे लगते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो जो इलेक्शन है वो आपको मौका देता है कि आप जाके अपने राइट का इस्तेमाल करें और जिसके हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके खिलाफ वोट दें और जिसको आप समझते हैं कि वो बेहतरी ला सकता है तो उसको भी आप जो है उस सोच के तहत वोट डाल सकते हैं। लेकिन जिसको भी वोट डालें हमेशा पाकिस्तान का जो भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है, कोई भी वो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेहतर है या वो बेहतर है, ये हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है, ये आपने डिसाइड करना है। जो भी बेहतर है, जिसको आप बेहतर समझते हैं उसको वोट डालें और अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।